हेलो फ्रेंड। तो आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी का क्लास हो रहा है और ये क्लास सभी के लिए है और राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है हम सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पे जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और वो भी नहीं रहे तो राष्ट्रपति के रूप में फिर कौन कार्य करेंगे। तो आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मान लीजिए अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तो इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे यानी सबसे बड़ा, वो जो है कार्यभार लेंगे राष्ट्रपति का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरी, मतलब हमने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन या फिर बर्खास्तगी। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग महाभियोग नाम देते हैं। और ये महाभियोग जो शब्द लगता है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने में ही हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं बल्कि अपना संविधान जो है करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो क्लास हुआ है आप उसे ज़रूर देख लें, उसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हो चुका है। अभी हमने चैप्टर लिया है राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसी को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो है 2 आधार हैं और वो आधार कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, एक जो है फ्रेंड्स अक्षमता के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। टोटल 2 आधार होते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 72। तो इससे पहले एक जानकारी है फ्रेंड्स, इसमें जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक का। आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। एक क्लास में 10 अनुच्छेद को जो है हम कवर करवाते हैं और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, तो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगा। क्योंकि फ्रेंड्स एक क्लास में जो है एक एग्ज़ाम में हमने देखा है, 1-2 एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन अनुच्छेद से इधर पूछा जा रहा है, इसीलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और ये जो बातें हमने भी बताई कि अनुच्छेद वाली क्लास है, तो एक मेरा और चैनल है बिहार PSC सेंटर नाम का,
तो इस पे आप लोग जाके उस अनुच्छेद वाला क्लास देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाभियोग चलाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति को पहले हम लोग नहीं, महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी होता है। तो जो नोटिस दिया जाता है वो 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, तभी उन पर महाभियोग चलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सब बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछे गए हैं। राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही सब बन सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या फिर केवल संयुक्त बैठक में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, 1/4 बहुमत, 1/2 बहुमत, या फिर सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 बहुमत से पास करना होता है, विशेष बहुमत से पास किया जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, दोनों सदन से 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए, और इसी को विशेष बहुमत भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि इसमें जो है, जैसे कि हमने बताया था इसके अगले क्लास में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं, बल्कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव में जो है विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये आप पहला लेक्चर में देखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने में जो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसे आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो पीएम होते हैं उनका नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल,
महान न्यायवादी, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राज्यपाल का तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी राज्यपाल, महान न्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन तीनों का नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री से शासन संबंधित जानकारी जो है मांग सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री से शासन संबंधित जानकारी को मांग सकता है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 79। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं शासन संबंधित, अनुच्छेद 78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां औपचारिक रूप से किसके नाम पर होती है? तो भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां औपचारिक रूप से किसके नाम पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और किसी भी देश का प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, और इनकी जो पत्नी हो जाती है वो फर्स्ट महिला हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले क्लास जो हुआ है फ्रेंड्स, एक क्लास हुआ है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन वो वाला भी है, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना करता है वो करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, इंटरस्टेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना किया जाता है वो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को जब चाहें आवश्यकता अनुसार वो भंग कर सकते हैं। तो ये जो बातें कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ना कि सभापति। ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यही क्वेश्चन हमने भी आपसे बताया था ऊपर में। तो
इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को बताया है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स 2020 या 24 के बाद से जो है एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, अब उसे नियुक्त नहीं किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया है और ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा गया था और करंट जानकारी है, तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्लास में जो हम 20 MCQ को कवर करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर अभी नहीं, क्वेश्चन पहले करते हैं। धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश करना पड़ता है? मान लीजिए कोई धन विधेयक है, तो हमें किसकी सहमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इसे हम लोकसभा में पेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति की हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग अगर कुछ करते हैं तो पहले आपको अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी तरह पर्टिकुलर अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति यानी सहमति लेना पड़ता है, उसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो उसका कारण भी ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं लगा, क्या कमी रह गई थी। तो थैंक यू सो मच।